गुड इवनिंग, जय हिंद मित्रों। आप सभी का आपके ई शिक्षा समाज यूट्यूब चैनल जूम क्लासेस में स्वागत है, जिसमें हम लोग एनटीए यूजीसी नेट जेआरएफ असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं। और हम लोगों का जो टारगेट है जून 2023 में जो एग्जाम होने वाला है उसको टारगेट लेकर हम लोग चल रहे हैं। और हम लोग एजुकेशन सब्जेक्ट के टॉपिक को यहाँ पर डिस्कस करते हैं। हम लोगों ने यूनिट 10 को डिस्कस कर लिया है। यूनिट 9 में हम लोग का सेक्शन ए चल रहा है, जो कि यूनिट 9 एजुकेशन मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन एंड लीडरशिप है, जिसको हम लोग शैक्षिक प्रबंधन, प्रशासन और नेतृत्वशीलता बोलते हैं। ये आपका है। इसमें हम लोगों ने सबसे पहले सेक्शन ए पोर्शन को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। ए पोर्शन में हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया है। इसमें ये पोर्शन में हम लोगों ने एजुकेशन मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन की डेफिनेशन पढ़ी है, प्रिंसिपल्स पढ़े हैं, फंक्शन एंड इसके इंपॉर्टेंस पढ़ा है लोगों ने, फिर इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग्स पढ़ा है, पोस्ट कॉर्प हम लोगों ने पढ़ा है, सीपीएम पढ़ा है, वर्ड पढ़ा है, मैनेजमेंट एज अ सिस्टम पढ़ा है, फॉट एनालिसिस पढ़ लिया हम लोगों ने, टेररिज्म पढ़ लिया है, एडमिनिस्ट्रेशन एज अ प्रोसेस पढ़ लिया हम लोगों ने, एडमिनिस्ट्रेशन एज अ ब्यूरोक्रेसी हम लोगों ने पढ़ लिया है, ह्यूमन रिलेशनशिप अप्रोच टू एडमिनिस्ट्रेशन हम लोगों ने पढ़ लिया है। आज हम लोग को पढ़ना है ऑर्गेनाइजेशनल कॉम्प्लियंस पढ़ेंगे। आज हम लोग ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट पढ़ेंगे और ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट, हम लोग तीनों को आज डिस्कस करने वाले हैं। ठीक, तो उससे पहले एक वार्म अप क्लास जो होती है, जिसमें आप सभी को सभी चीजों के बारे में आप सभी को बताना होता है। तो क्या आप लोग तैयार हो बताने के लिए? हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो आपका टॉपिक है, आपका ऑर्गेनाइजेशनल कॉम्प्लियंस। हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं अनुपालन। ठीक, इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं संगठनात्मक अनुपालन। आज हम लोग इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि संगठनात्मक अनुपालन होता क्या है। इससे संबंधित पॉइंट को हम लोग डिस्कस करेंगे। हम लोग यहाँ पे देखते हैं जो संगठनात्मक अनुपालन है, इसको जो है हम लोग देखते हैं, कहते हैं कि द वर्ड ऑर्गेनाइजेशनल कॉम्प्लियंस सिग्निफाइज एन ऑर्गेनाइजेशन concrete effort to stop, detect and or else act in response suitably to unfulfilled behavior linked with the activity। मतलब कुल मिला के हम ये कह सकते हैं संगठनात्मक अनुपालन जो होता है उसमें एक संगठन के ठोस प्रयासों को रोकने के लिए दर्शाता है। ठीक है, मतलब कहता है कि संगठनात्मक अनुपालन क्या होता है, एक संगठन के ठोस प्रयासों को रोकने के लिए दर्शाता है, जो कि उसकी गतिविधियों से जुड़े गैर कानूनी, मतलब कि यहाँ पर क्या होती है, गैर कानूनी वाली चीजों को रोकने का प्रयास करते हैं। गैर कानूनी कार्य को रोकने का काम। ठीक, जो भी गैर कानूनी काम होता है उसको रोकने का काम कौन करता है? ऑर्गेनाइजेशनल कॉम्प्लियंस करता है। ठीक, क्या करता है? ऑर्गेनाइजेशनल कॉम्प्लियंस करता है। ये क्या है? ये पता करता है कि जो है गलत व्यवहार के प्रति उपयुक्त प्रतिक्रिया का पता लगाना, मतलब कि मिसबिहेव के बारे में लिखेंगे, गलत व्यवहार के बारे में पता लगाना। मतलब ऑर्गेनाइजेशन कॉम्प्लियंस का क्या काम होता है? गैर कानूनी कार्य को रोकने का काम करता है। उसके लिए गलत व्यवहार के बारे में पता लगाने का काम ये करता है। इसका काम यही होता है कि किसी संस्था की ओर से जो कार्य करे उसमें प्रशासन शामिल है कि नहीं, उसमें प्रबंधक, कर्मचारियों, अधिकारियों, एजेंटों, जितने लोग जुड़े हैं, क्या वो सही तरीके से उस काम को कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। संगठनात्मक अनुपालन का मतलब होता है, कॉम्प्लियंस का मतलब होता है कि जो उसके नियम, कायदे, कानून बनाए गए हैं, क्या उसको फुलफिल किए जा रहे हैं कि नहीं किए जा रहे हैं। ठीक, इसमें कहता है कि अनुपालन का मतलब होता है कार्यक्रम संगठन के लक्ष्य को सहायता प्रदान करना। अनुपालन का मतलब कहते हैं कॉम्प्लियंस प्रोग्राम प्रोवाइड और सपोर्ट टू द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। मतलब यहाँ पर तीसरे पॉइंट में कह सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशनल
ऑर्गेनाइजेशनल गोल जो होते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल गोल को जो है कंप्लीट करने के लिए ये क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं। क्या करते हैं, सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, प्रोवाइड करते हैं। ये क्लियर, ये पॉइंट समझ में आ रहा है ना कि अब आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा कि संगठनात्मक अनुपालन क्या होता है। संगठनात्मक अनुपालन होता है किसी भी संगठन का जो काम चलता है, काम होता है, उसमें जो है गैर कानूनी कामों को रोकने का काम ये करता है। दूसरा, गलत व्यवहार के बारे में पता लगाने का काम करता है। कुल मिला के कह सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशनल मतलब संगठन का जो लक्ष्य होता है, कहेंगे संगठन का, जिसको लिखेंगे संगठन का लक्ष्य, संगठन का लक्ष्य जो होता है उसमें सहायता प्रदान करता है, सहायता प्रदान करना। ठीक, संगठन का जो लक्ष्य होता है उसमें ये सहायता प्रदान करने का काम करे। अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसे है, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि संगठन के कार्यों को पूरा, संगठन का जो लक्ष्य होता है उसका सपोर्ट करने के लिए कौन सा काम करता है, ह्यूमन रिलेशनशिप काम करता है, या ऑर्गेनाइजेशन कॉम्प्लियंस काम करता है, या ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट काम करता है। तो आपको ये पॉइंट आपको नोट करना पड़ेगा, ये ध्यान में रखना पड़ेगा। इसमें क्या कहता है कि कैसे, अब ये कैसे हेल्प करता है, ये कहता है कि उससे संबंधित नियमों को, जो भी उनके नियम बनाए गए हैं, जो भी कानून बनाए गए हैं, जो नैतिक गतिविधियां हैं, उन सभी के बारे में सभी को कहते हैं प्रबंधन और प्रबंधक को जागरूक करने के लिए एक प्रणाली बनाना होता है। मतलब कुल मिला के ये होता है, एक सिस्टम होता है। ये क्या है, एक सिस्टम के रूप में काम करता है, एक प्रणाली के रूप में कार्य करता है। ठीक, क्या करता है, यह एक प्रणाली के रूप में काम करता है। कहते हैं इसमें जो है इसको एक प्रणाली के रूप में इसको बनाया जाता है। बनाने वाले के ये एक ऐसी परिस्थितियां होती हैं जब संगठन किसी भी लक्ष्य के करीब पहुंचता है या पहुंच रहा होता है, तो उसमें कहीं ना कहीं रुकावट होता है। जैसे मान लो एक कंपनी का टारगेट है यहाँ से 0 से लेके यहाँ 100 तक पहुंचना है, लेकिन वो कंपनी बार बार 90 पर रुक जाती है, कभी 89 पर रुक जाती है, तो उसका वही ये रेशियो होता है। तो ये ऑर्गेनाइजेशनल कॉम्प्लियंस की जिम्मेदारी होती है कि ये 90 तक ही क्यों जाता है, 100 तक क्यों नहीं पहुंचता है। तो इनकी कमियों को, इनकी चीजों को बताने का जो काम करता है वही आपका ऑर्गेनाइजेशनल कॉम्प्लियंस कहलाता है। आपका क्लियर है पॉइंट, अब समझ में आया पूरी चीजें। बताइए, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे मान लो क्रिकेट होता है, क्रिकेट में मान लो जो है ये आपका रोहित शर्मा है। कौन है, रोहित शर्मा है आपका। ठीक, अब ये बार बार जब क्रिकेट खेलता है तो बैटिंग करते करते ये हमेशा 90 पर आउट हो जाता है या 91 पर आउट हो जाता है। तो ये जब ये यहाँ पर आउट होता है और 100 तक नहीं पहुंच पा रहा, मतलब कि यहाँ पर रोहित शर्मा का टारगेट है 100 रन को बनाना, कंप्लीट कर, लेकिन ये बार बार 90 पर या 89 पर रुक जाता है, कहीं ना कहीं रुकावट आ जाती है। तो जब इसके बारे में ये अब ये चाहता है कि मेरी कमियों को कोई बताए कि मैं क्यों 90 या 89 पर रुक जाता हूँ, तो इसके लिए एक संगठन का वो निर्माण करता है। उस जिस संगठन का वो निर्माण करता है और उस संगठन को काम ही सौंपता है, कहता है कि मैं 90 से 90 के बीच क्यों नहीं, 90 से 100 के बीच क्यों नहीं आ पा रहा हूँ, इसकी जानकारी मुझे दो। वैसे ही संस्था होती, संस्था भी किसी काम को पूरा करने के लिए, मतलब कि उसके पास पहुंच तो जाती है लेकिन उसको टारगेट को अचीव नहीं कर पाती है, गोल को पा नहीं पाती है। तो ये जो कमियां होती हैं, इन कमियों का पता लगाने का जो काम करता है वो ऑर्गेनाइजेशनल कॉम्प्लियंस करता है। ये प्रबंधन जो संगठन होता है वो एक संगठन में इसका भी निर्माण करवाता है। इससे क्या होता है, उससे गोल जो अचीव नहीं होते हैं उसके बारे में पूरी की पूरी जानकारी उसको प्रदान करता है। और इसको हर जगह छूट रहती है, हर जगह जाने की
हर जगह नियम कायदे कानूनों को पहचानने के लिए। तो इसने क्या किया, जब यहाँ पर याद हो रहा है तो कहता है कि मानसिक तनाव हो जाता है। उसने जब यहाँ पर देखा तो उन्होंने कहा कि भाई आपके जो है आप सब कुछ अच्छा करते हो लेकिन आपके ऊपर प्रेशर जो आ जाता है, मानसिक तनाव आता है, उसको हटाना है। तो यहीं पर ये काम करता है ऐसे। उसी प्रकार ऐसे हमारी संस्था भी कोई है, उस संस्था में भी इसका यही मेन रोल काम करता है आपका। क्लियर है पॉइंट? अब बताओ क्या होते हैं इनके ऑब्जेक्टिव देखेंगे। इनकी ऑब्जेक्टिव्स में देखिए क्या होता है। इनकी ऑब्जेक्टिव्स में कहता है कि इंश्योरिंग दैट ऑल ऑफिशियल इन एन ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जर्व रिलेवेंट लॉ एंड रेगुलेशन इन देयर वर्क। मतलब कि यहाँ पे ऑब्जर्व किया जाता है, क्या कहना है, क्या करेंगे, ऑब्जर्व रिलेवेंट लॉज एंड रेगुलेशन in their work हो जाएगा। वर्क मतलब कि इसमें यह सुनिश्चित करना कि किसी संगठन के सभी अधिकारी अपने प्रासंगिक कानूनों, मतलब कहते हैं प्रासंगिक कानूनों और भी नियमों का पालन करते हैं, काम करना। मतलब कि कहना कि ऑब्जर्व मतलब वहां पर देखते हैं, रिलेवेंट मींस होता है संबंधित, लॉ मींस नियम, रेगुलेशन मींस भी नियम, मतलब जो कायदे कानून जो विधियां होती हैं उनको, इन देयर वर्क मतलब कि उनको जो काम दिया गया है उसको देखने का काम कर रहा है। इनके ऑब्जेक्ट बता, उद्देश्य, इनका उद्देश्य क्या होता है कि ये देखते हैं, क्या देखते हैं, काम को, काम संबंधित किससे, काम से संबंधित जो है नियम को और उनके सिद्धांतों को, इन सब चीजों को देखने का काम ये करते हैं। इनका पहला जो है ऑब्जेक्ट होता है, पहला इनका क्या होता है, उद्देश्य होता है। फिर दूसरे उद्देश्य की बात करेंगे हम लोग। दूसरे उद्देश्य में कहता है आर्टिकुलेटिंग अ वाइडर सेट ऑफ इथिकल स्टैंडर्ड। या देखिए इथिकल स्टैंडर्ड लेते हैं आपके, इथिकल स्टैंडर्ड्स रिलेटेड टू एस्पिरेशन, कहते हैं related to aspiration that will understand within the organization and become a particular guidance for organization member making decision the 11th ethical concern। मतलब इसमें ये बताया था, इसका उद्देश्य ये है कि इसमें अच्छी तरह से ये समझी जाने वाली चीजें होती हैं, उनसे संबंधित नैतिक मान क्या होते हैं, नैतिक मानक क्या होते हैं ना। इथिकल स्टैंडर्ड यहाँ पर देखते हैं ये ना, मतलब कि इथिकल कहना कि इथिकल स्टैंडर्ड रिलेटेड वर्क, काम से संबंधित नैतिक जो आपका समझ है, नैतिक समझ है, क्या वो कहाँ तक वो सही तरीके से हो पा रही है। क्योंकि उससे संबंधित जो वर्कर्स होंगे, जो मेंबर्स होंगे, उनके लिए डिसीजन का निर्माण करने का यही काम करेगा इथिकल स्टैंडर्ड ना। नैतिक समझ ही जो है क्या काम संबंधित जो भी मेकिंग डिसीजन, ये इससे क्या होगा, इससे मेकिंग डिसीजन होगा, मेकिंग डिसीजन मतलब कि जिसको जो है नैतिक समझ होगी, काम से संबंधित, वही जो है नियमों का निर्माण करेगा, नियमों से संबंधित फैसलों को लेगा, ठीक है ना, फैसलों को लेगा। यहाँ पर क्लियर है? दूसरा पॉइंट बताओ मुझे, बोलिए जी। चलो ठीक, तो ये इनके ऑब्जेक्टिव्स हो गए। इनके ऑब्जेक्टिव्स ही यहाँ पर बहुत मेन रोल करते हैं यहाँ पर। क्लियर?
अब इनके प्रिंसिपल्स की हम लोग बात करेंगे। किसके प्रिंसिपल की हम लोग बात करेंगे? प्रिंसिपल्स यहाँ लिख देते हैं, प्रिंसिपल यहाँ आ जाएगा। अब इनके प्रिंसिपल्स की हम बात करेंगे। ठीक, प्रिंसिपल्स लिखिए मेरे साथ। प्रिंसिपल्स में इसके देखिए नंबर 1 पर देखिए क्या आता है। ठीक, प्रिंसिपल में सबसे पहले इसमें आता है इस्टेब्लिशिंग कॉम्प्लियंस प्रोग्राम। देखिए मेरे साथ लिखिएगा, establishing देखिए establishing compliance, establishing compliance program। ठीक, प्रोग्राम जिसको बोलते हैं अनुपालन कार्यक्रम स्थापित करना। अनुपालन कार्यक्रम स्थापित करना। ठीक है, ये हो गया। दूसरा आपका क्या आता है? दूसरा हम लोग बोलते हैं इसमें क्या है? दूसरा जो आता है इसको बोलते हैं स्ट्रक्चर एंड कंट्रोल। ठीक, स्ट्रक्चर एंड कंट्रोल ठीक, इसको क्या बोलते हैं? संरचना और नियंत्रण। संरचना और नियंत्रण। ठीक, फिर तीसरा जो आता है उसे बोलते हैं कम्युनिकेशन एंड ट्रेनिंग। ठीक, कम्युनिकेशन एंड ट्रेनिंग। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? संचार और प्रशिक्षण। संचार और प्रशिक्षण होता है। नंबर 4 पे देखिए क्या होता है? नंबर 4 पे होता है रिस्पॉन्सेस टू वॉलंटियर्स। रिस्पॉन्सेस टू volunteers। वियोलेशंस। ठीक, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं उल्लंघनों के प्रति प्रतिक्रियाएं। प्रतिक्रियाएं लिख लीजिए। लिख लिया? बताइए, लिख लिया सब लोगों ने? जी जी सर। चलिए, तो इसमें देखिए सबसे पहले अब आपका क्या आता है? इसमें सबसे पहले बताता है, कह रहा है कि
कॉम्प्लियंस प्रोग्राम, मतलब अनुपालन कार्यक्रम स्थापित करना है कहीं पर। दूसरे में कह रहा है कि जब स्थापित करेंगे तो उसमें कह रहा है स्ट्रक्चर एंड कंट्रोल, मतलब उसकी जो संरचना होगी उसकी संरचना को व्यक्त करेंगे और उससे संबंधित जो नियंत्रण होगा उसके बारे में बताएंगे हम लोग। फिर क्या जो आता है क्या, कम्युनिकेशन एंड ट्रेनिंग, मतलब संचार और प्रशिक्षण, जो इससे संबंधित जो अनुपालन कार्यक्रम स्थापित किए जाएंगे उसमें ये कहता है कि उसमें संचार की योग्यता होनी है और उसको प्रशिक्षित होना चाहिए। फिर कहता है कि रिस्पॉन्सेस टू वोलेशन होता है, वायलेशन जो होता है, वायलेंट जो होता है वो क्या होता है, उल्लंघन करना, कोई चीज के कार्य का जो है कोई विरोध करता हो उसके, कह रहा उल्लंघनों के प्रति प्रतिक्रिया करना। उल्लंघन में क्या होता है, जो नियम कायदे कानून बनाए गए हैं उसको यदि कोई लागू कर, कोई फांद कर या उन नियमों कायदे कानून को ना मानकर अपनी मनमानी करता है तो उनका विरोध करने के लिए यहाँ पर ये कहता है। तो ये इसके प्रिंसिपल्स में आ जाते हैं आपके। क्लियर है इसके प्रिंसिपल? इसमें बोलेंगे कॉम्प्लेक्स थ्योरी। कॉम्प्लेक्स थ्योरी आपकी कौन कौन सी होती, टाइप ऑफ थ्योरी, ठीक है। टाइप ऑफ थ्योरी शक्ति के प्रकार होते हैं, इसमें नॉर्मेटिव पावर होता है और नॉर्मेटिव टाइप्स ऑफ पावर होता है, नॉर्मेटिव पावर होता है आपका इसमें, ठीक। एक दो इनके जो है अनुपालन सिद्धांत जो थ्योरी जो होते हैं, इसमें होता है टाइप ऑफ पावर नंबर 1 और नंबर 2 होता है नॉर्मेटिव पावर। इसको बोलते हैं शक्ति के प्रकार। ठीक, नॉर्मेटिव को नियामक शक्ति बोलते हैं। ठीक, ठीक, इसमें जो है टाइप ऑफ पावर में जो आप देखते हैं तो टाइप ऑफ पावर में तो उसकी ताकत जो है, उसके कॉम्प्लियंस की ताकत या पावर जो बहुत ज़्यादा ढेर सारी होती है, जिसमें सबसे ज़्यादा पावर जो है वो किसी भी काम को रोकने में, किसी भी चीज़ को काम करने में जो नियमों का उल्लंघन करते हैं उनसे संबंधित सभी चीज़ों के बारे में वो रोकने की जिम्मेदारियों को निर्वहन करते हैं वो आपका। ठीक है ना। इसमें क्या होता है, पहला चीज होगा टाइप्स ऑफ पावर। उसमें कई तरीके की पावर होती है, जैसे कोई नियम का उल्लंघन करा तो उनको रोकना, किसी का बिहेवियर नहीं अच्छा है तो उनको रोकना, ऐसा आता है। लेकिन नियामक जो नॉर्मेटिव पावर होता है, नॉर्मेटिव पावर में क्या होता है, नियामक पावर होता है। इसमें क्या होता है कि इसमें नियामक शक्ति जो होती है, नॉर्मेटिव जो पावर होता है, इस चीज का विश्वास कराती है कि जो अधिकारी होते हैं, अधिकारियों को व्यवहार पर नियंत्रण करने का अधिकार वो सिखाती है कि जो अधिकारी होते हैं बहुत बड़ी बात हो तो उसको किस तरीके से हैंडल करना है, इसके बारे में वो बताने का प्रयास करते हैं यहाँ पर। क्लियर है। ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट के बारे में, संगठनात्मक विकास के बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक, ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट, ठीक, जिसको बोलते हैं संगठनात्मक विकास। संगठनात्मक विकास, ठीक। संगठनात्मक विकास की जब हम बात करेंगे, संगठनात्मक विकास होता क्या है। संगठनात्मक विकास जैसा आप इससे समझ ही रहेंगे कि संगठन का विकास करने से संबंधित है, जिसको हम लोग ओडी शॉर्ट में क्या बोलते हैं, ओडी बोलते हैं। शॉर्ट में ओडी भी कहीं लिखा आता है। कहते हैं संगठनात्मक विकास जो है एक को बढ़ाने के लिए एक ऐसी गणना का प्रयास करते हैं जिसमें संगठन की क्षमता के बारे में सोचते हैं,
संगठन के विकास को एक तत्परता के रूप में हम परिभाषित इस तरीके से कर सकते हैं कि भविष्य में संभावित क्या ऐसे परिवर्तन किए जाए संगठन में ताकि वो आगे और अच्छे तरीके से काम कर सके। तो उसमें होगा कि वहाँ पर सभी का मतलब उसमें अराजक तत्व को दूर करें, उसमें प्रौद्योगिकी का विकास करें। जैसे मान लो आपकी ही खुद की संस्था होगी तो आप उसको डेवलप करने के लिए क्या करोगे, उसमें न्यू टेक्निक्स को यूज करोगे। उसमें जितनी भी बायसनेस होगी, बायसनेस इन द सेंस जो पक्षपात के रीजन बनते हैं, जो बहुत से बच्चों के साथ जो हीन भावना का काम करते हैं, उन सब चीज़ों को हटाने का काम किया जाए और वहाँ पे सिस्टमेटिक लर्निंग को हम प्रयोग करें और स्ट्रेटजीज को हम यूज़ करें। तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो इसमें यूज़ कर सकते हैं हम इसमें आप, ठीक है ना। तमाम ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें हम इसको यूज़ कर सकते हैं हम लोग। क्लियर है पॉइंट, बताइए। ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट में आप देख सकते हैं टेक्नोलॉजी का यूज कर सकते हैं और अपॉर्चुनिटीज उनको दे सकते हैं, स्ट्रेटजीज उनको दे सकते हैं, स्टेक होल्डर्स को इन्वायरमेंट हम प्रदान कर सकते हैं। तमाम ऐसे तरीके की जो होती हैं वो आपका ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट के अंतर्गत आता है। क्लियर है पॉइंट, इसमें बताओ। संस्था के बारे में जितना आप अच्छा विकास कर सकते हैं वो सब चीजें इसके अंदर लाकर हम रख सकते हैं इसमें। क्लियर, इसमें कुछ ऐसा नहीं है जो बताने लायक हो आपका। हाँ, इससे संबंधित कुछ चीजें हैं जो हम बता सकते हैं। इसमें है एक्शन रिसर्च, इसमें जो है ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट पे हमेशा एक्शन रिसर्च का प्रयोग करते हैं। इसको लिख लो आप, हमेशा एक्शन रिसर्च, इसमें जो है एक्शन रिसर्च मॉडल का यूज करते हैं। ये लिखने के लिए ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट में हम लोग एक्शन रिसर्च का प्रयोग क्यों करते हैं, तो आप बता सकते हैं किसी भी संस्था के विकास के लिए एक्शन रिसर्च का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसमें किसी की समस्या का तत्काल जो है समाधान किया जाता है। ठीक है, तत्काल समस्या का समाधान किया जाता है। ठीक है ना। इससे संबंधित योजना जो होती है, योजना बनाई जाती है, योजना को कैसे लागू किया जाता है, इसमें पूरी की पूरी चीजें बताई जाती है। इसी में आपका ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट में लेवल्स चेंज आता है आपका फूड लेवल का। ये नोट कर लीजिए, ये एग्जाम में पूछा जाता है। लेवल्स चेंज, ठीक, लेवल चेंज मॉडल है आपका, लेवल चेंज मॉडल। लेवल चेंज मॉडल क्या है आपका, बताओ। लेविन चेंज मॉडल जो है लेविन का परिवर्तन मॉडल जिसको बोलते हैं, लेविन का इसको हिंदी में लिखेंगे, ये एग्जाम में पूछा था, लेविन का परिवर्तन मॉडल। ठीक, लेविन का परिवर्तन मॉडल या परिवर्तन प्रतिमान, इसके जो तीन होते हैं, इसके कितने तीन होते हैं। एक कौन होता है, एक अनफ्रीजिंग होता है, ठीक, एक अनफ्रीजिंग होता है आपका, नंबर एक। दूसरा क्या होता है, मूवमेंट, मूवमेंट होता है नंबर दो। नंबर तीन कौन सा होता है, रीफ्रीजिंग। रीफ्रीजिंग, ये तीन होते हैं। ठीक है, ये तीन होते हैं। इसके तीनों के बारे में हम लोग बात करें, बताओ ये तीनों होते हैं नहीं होते हैं, अनफ्रीजिंग, मूवमेंट, रीफ्रीजिंग। ठीक, अब इसमें देखिए अनफ्रीजिंग क्या होता है, ये कहते हैं कि ये कहता है कि परिवर्तन मॉडल का ये पहला चरण होता है, कहते हैं कि दिस फर्स्ट स्टेज ऑफ चेंज इन्वॉल्व preparing the organization to accept that change is necessary। मतलब कहते हैं परिवर्तन के इस पहले चरण के पहले चरण में संगठन को यह स्वीकार करने के लिए तैयार करना होता है कि परिवर्तन होता है। मतलब किसी कहते हैं कि अनफ्रीजिंग का मतलब होता है कि कोई भी चीज रुकी नहीं है, सभी चीजें परिवर्तनशील है ना। अनफ्रीजिंग का मतलब, अनफ्रीजिंग का मतलब ये होता है कि जैसे कोई व्यक्ति समझ लेता है कि
या वस्तु स्थायी है, या यह पद पे जो बैठा व्यक्ति है वो स्थायी है। तो ये कहता है संगठन में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो स्थायी हो, ये परिवर्तनशील है, अनफ्रीजिंग है आपका, ठीक है ना, ये बताने का प्रयास कर रहा है। यहाँ पे कहता है कि दिस वुड इन्वॉल्व फर्स्ट ब्रेकिंग डाउन द एग्जिस्टिंग स्टेटस क्यू बिफोर यू कैन बिल्ड अप अ न्यू वे ऑफ ऑपरेटिंग। मतलब कि जरूरी है कि इससे पहले कि आप कर सके, इसमें पहले मौजूद यथास्थापित जो भी चीजें थी आप उसको हमेशा बदलने का प्रयास करते हो। आप जहाँ कहीं बैठते हो तो आप अपने तरीके से नियम कायदे कानून को लगाने का प्रयास करते हो। क्यों? क्योंकि आपका जो तरीका होता है आप उस तरीके में अपने आप को ढाल चुके होते हो, जो कि काम बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो अनफ्रीजिंग का मतलब ये हो गया। बताइए अनफ्रीजिंग का मतलब समझ में आया? जी सर। बताइए। जी सर आ गया। फिर आता है मूवमेंट। मूवमेंट की बात क्या होती है? मूवमेंट का मतलब होता है परिवर्तन। मूवमेंट का मतलब क्या होता है? मूवमेंट को हिंदी में क्या बोले? मूव करना। जिस तरफ जो बेहतर दिखाई देगा उसकी तरफ मूव कर जाना ही आपका मूवमेंट कहलाता है, ठीक है, मूव कहलाता है। मूवमेंट का मतलब होता है जिस तरफ जो अच्छा हो उसकी तरफ बदल जाना आपका। फिर आता है रीफ्रीजिंग। रीफ्रीजिंग का मतलब कहता है when the changes are taking shape and people have adopted the new way of working, the organization is ready to refreezing। मतलब जब परिवर्तन आकार ले रहा हो, मतलब जब बदलाव हो रहा हो तो उन लोगों में काम करने के नए तरीके अपनाए जाते हैं। संगठन फिर से जमने को तैयार हो, मतलब संगठन फिर से स्थापित होने को तैयार हो जाता है। 1 दिन 2 दिन 4 दिन साल 2 साल वो चीजें बन जाती है, जम जाती है। ये रीफ्रीजिंग की बात कहता है यहाँ पर। क्लियर है? सर फ्रीजिंग का एक बार बता दीजिए। हाँ सर रीफ्रीजिंग का बता दीजिए। हाँ देखिए, सबसे पहले कोई आता है, कहता है कि संगठन में कोई व्यक्ति आता है, संगठन में वो अनफ्रीजिंग मूवमेंट होता है, वो अनफ्रीजिंग में रहता है। अनफ्रीजिंग का मतलब वो किसी भी तरीके से स्थायी नहीं होता है, लेकिन उसमें मूवमेंट का मतलब परिवर्तन होता है, वो जिस तरफ अच्छा होता है उस तरफ जाता है। रीफ्रीजिंग में कहता है कि पुनः वो अपनी स्थिति में आ जाता है, क्योंकि हम अपने चीज़ों को अपने अनुसार चलाने का प्रयास करते हैं। जब हम अपनी चीज़ों को अपने तरीके से चलाने का प्रयास करते हैं तो उससे संबंधित जो वर्कर्स होते हैं वो अपने आप को उसमें एडजस्ट कर लेते हैं और कुछ समय तक वो रीफ्रीज हो जाते हैं। मतलब बदलाव और नहीं चाहते, क्योंकि जो अच्छा काम हो रहा है उसमें बदलाव का कोई गुंजाइश वो काम नहीं करते हैं आपका। क्लियर है? यहाँ पर बताओ। जी सर। जी हाँ, तो यहाँ पर ये हो गया आपका। कुल मिला के हम कह सकते हैं कि इसमें बदलाव कोई, इसमें कहता है सब कुछ परिवर्तनशील है, कुछ रुकना है। फिर कहता है कि जो सही चीज अगर किसी ने सही आकार अपना ले लिया है, उसमें कोई नियम कायदे का कोई उल्लंघन नहीं हो रहा है, वो सही तरीके से चल रहा है, वो रीफ्रीज हो जाएगा कुछ समय के लिए, हमेशा के लिए नहीं, कुछ समय के लिए। ये फुट लेविन ने कहा है आपका। फुट लेविन का परिवर्तन का मॉडल, चेंज मॉडल किसका है? एग्जाम में आएगा चेंज मॉडल किसका है? तो चेंज मॉडल फुट लेविन का है, ये याद रखना है आपको, ठीक है। मैचिंग में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अब इसके बाद आता है ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट के बारे में डिस्कस करें, इसको साफ कर दें। अब ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट क्या होता है, जलवायु क्या होता है, इससे संबंधित। तो ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट का मतलब क्या होता है? इसमें कहते हैं इसमें लोगों द्वारा काम करने के माहौल की सार्थक व्याख्या की गई है। मतलब इसमें क्या सामाजिक है, क्या रिश्तेदार, क्या जो रिलेशनशिप है वो किस तरीके के रिलेशनशिप है, क्या केवल वो काम से संबंधित है कि ह्यूमन रिलेशन से संबंधित है। तो वो काम जो अगर प्रोफेशनली रूप में होगा तो केवल काम तक सीमित रहेगा। यदि वो ह्यूमन रिलेशन से जाएगा आपका तो उसमें काम के अतिरिक्त और भी मानवीय संबंध जो होते हैं उनको ले जाने का समझाने का प्रयास करते हैं इसमें, ठीक ना, उसमें ले जाने का समझाने का प्रयास करते हैं। अगर इसमें कहें कि इसके लक्षण क्या होते हैं, तो मतलब ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट के कैरेक्टरिस्टिक की बात करें, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक लिख लो, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। सर इसका मतलब क्या है? मतलब जलवायु, क्लाइमेट। क्लाइमेट का मतलब हुआ एटमॉस्फेयर।
कि वहाँ का जिस संगठन में आप रहते हैं उस संगठन का एटमॉस्फेयर कैसा है, क्या वहाँ दूषित मतलब पॉल्यूटेड एटमॉस्फेयर तो नहीं है, वहाँ पे निगेटिविटी वाले लोग ज़्यादा हैं कि नहीं है वहाँ पर। तो ये हमें बताने का समझाने का प्रयास करता है। तो इसके सामान्य से लक्षण देते हैं, कैरेक्टरिस्टिक बताते हैं, जिससे और अच्छी तरीके से हम लोग समझ जाएंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं इसमें देखिए, सबसे पहले कहता है सामान्य धारा, मतलब जनरल परसेप्शन क्या है आपकी। जैसे जनरल परसेप्शन इसको बोलते हैं सामान्य धारणा। जनरल पर्पस में क्या होता है, इसमें ये देखा जाता है कि जो संस्था का मुखिया है उसकी सामान्य धारणा क्या है, कि जो हमारे यहाँ वर्कर काम कर रहे हैं उनको कहीं काम नहीं मिल रहा है, इसलिए मैंने अपनी संस्था में काम दे रखा है। क्या उसकी ऐसी तो भूमिका नहीं है, क्या वो मानसिकताओं को गिराने वाला तो नहीं है, क्या वो किसी को आगे बढ़ता देख सकता है कि नहीं देख सकता है, तमाम ऐसी तरीके की होती है। क्या उसमें कोई व्यक्ति अगर अच्छा काम कर रहा हो तो उसकी बुराई करके उसकी मानसिकता को गिराया जाए, तो ऐसा इन सब चीज़ों में सामान्य धारणा देखने को या दिखाने की बात करते हैं आप, ठीक है। फिर क्या आता है इंडिविजुअल क्वालिटी, नंबर 2 इंडिविजुअल क्वालिटी। इंडिविजुअल क्वालिटी का मतलब होता है स्थायी गुण, वो आपका स्थायी गुण होता है। स्थायी गुण या स्थायी गुणवत्ता। स्थायी गुणवत्ता का मतलब होता है जो बदले ना आपका, ठीक है ना, जो बदले ना। और फिर आता है मल्टी डायमेंशनल कंसेप्ट आता है आपका। मल्टी डायमेंशन कंसेप्ट, ठीक, इसको बोलते हैं बहुआयामी अवधारणा। ठीक, एक ही चीज को कई तरीके से सोचने लोगों ने यहाँ तक सेक्शन ए को कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। सेक्शन ए को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। अब जो सेक्शन बी हम लोगों का स्टार्ट हो रहा है, इसमें आता है लीडरशिप इन एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन आपका आएगा। इसमें लीडरशिप के बारे में मतलब प्रशासन में जो नेतृत्वशीलता होती है उससे संबंधित टॉपिक को हम लोग अब डिस्कस करेंगे कि शैक्षिक प्रशासन में नेतृत्व क्या होता है, नेतृत्व के प्रति उपागम क्या होते हैं, मतलब इसमें जो है हम देखेंगे क्या मीनिंग एंड नेचर देखेंगे, अप्रोचेस टू लीडरशिप जिसमें ट्रेट है, ट्रांसफॉर्मेशनल है, ट्रांजैक्शनल है, वैल्यू बेस्ड है, कल्चरल साइकोडायनेमिक है और करिश्मेटिक है, ये सब चीज़ें देखेंगे। और इससे संबंधित मॉडल्स हैं, तो तमाम तरीके की चीज़ों को हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है ना। आज हम लोग यहीं पर इतनी ही करेंगे, यहीं तक क्लास को करेंगे और नेक्स्ट डे में सेक्शन बी को हम लोग स्टार्ट करेंगे, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है और एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्नों को यहाँ पर डिस्कस हम लोग करने वाले हैं, ठीक। तो आज का वीडियो कैसा लगा सभी लोग जरूर बताएंगे सभी को।